Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम पढ़ने लगे हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन के बारे में। इससे पहले हम ये बात सीख चुके हैं कि बेंजीन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमने काफ़ी बहस भी की है और उसको साबित भी किया है। अब जो अगली बात है वो ये है कि बेंजीन अगर इतना स्टेबल है, वैसे जो चीज जितनी स्टेबल होती है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इसलिए हम पहले डिफाइन कर रहे हैं कि आखिरकार बेंजीन किस तरह का बिहेवियर रखेगा। तो आपके लिहाज से तो बेंजीन को काफी लेस स्टेबल होना चाहिए। इस बात को भी, ये बात भी दुरुस्त है और बेंजीन रिएक्टिव भी है, ये बात भी दुरुस्त है। इसको सीखने के लिए हमें चंद एक बातों की तरफ जाना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि कितने किस्म के रिएक्शन हैं जो बेंजीन दिखा सकता है, तो हम कहेंगे हम यहाँ पर दो किस्म में ले लेते हैं अपने लिए। एक इलेक्ट्रोफिलिक, वैसे तो उसकी रिएक्टिविटी अलग किस्म की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के हिसाब से। आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है और इनके रिएक्शन इन्हीं के नाम पर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। अगर जिन लोगों को नहीं पता उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर देता हूँ। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये इलेक्ट्रॉन लवर है, यानी आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर है। ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को आप इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो। इसी तरह से हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होती है, इसलिए आप इसको न्यूक्लियोफिलिक या ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो जा सकते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, यानी आमतौर पे जब आप रिएक्शन देखते हो तो बेटा वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही होता है। हाँ, हम समटाइम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, लेकिन याद रहे कि हमेशा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के पास ही जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के पास ही जाएंगे, क्योंकि हर चीज वहां से जहां वो ज्यादा होती है बहती है उस तरफ जहां पर वो कम होती है। तो ये भी इसी तरीके से होगा। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेंजीन किस तरह का काम कर रहा है। एक बात आपके जहन में रहे कि बेंजीन को अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होगा। हमने कितने तो पहले ड्रॉ किया है। इसके अंदर 1, 2 और 3 क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन हैं और पाई इलेक्ट्रॉन ही बेंजीन के अंदर रिएक्टिविटी का बाइस बनते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपने सीख लेनी है और वो ये है कि अगर बेंजीन के पास आ जाता है एक इलेक्ट्रोफाइल और आ जाता है एक न्यूक्लियोफाइल, एक वक्त में एक ही तरह के रिएक्शन होंगे, लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल चूंकि न्यूक्लियस लवर है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, उसको आप लिविस बेस भी बोल सकते हैं। जब वो अटैक करने आता है तो बेंजीन के अंदर बहुत सारी डीलोकलाइजेशन है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डीलोकलाइजेशन क्या होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुसलसल घूम रहे हैं और वो अवेलेबल नहीं। देखिए वो क्या मतलब है कि वो भी नेगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर पाएंगे और न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन के साथ रिएक्शन करना मुश्किल होगा। एक और बात हो सकती है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे बेंजीन के किसी भी कार्बन पर, लेकिन चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि बेंजीन की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, इस तरह कोई न्यूक्लियोफाइल भी कार्बन के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन के साथ अटैच होने के लिए जरूरी है कि कार्बन, देखिए अगर आपको ये बात भूल गई है तो समझा रहे हैं कि हर एक कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट है बेंजीन के अंदर। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन करना है बेंजीन के किसी कार्बन के साथ भी, तो फिर क्या होगा, उसको कोई ना कोई वैलेंसी
बेंजीन से छोड़नी पड़ेगी। इस तरह बेंजीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये आगे जाकर आपको दिखाएंगे भी कि जब बेंजीन के एडिशन रिएक्शन होते हैं तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन नहीं रहती, बल्कि वो साइक्लोहेक्सेन की तरफ या फिर टूट जाती है। तो बात यह है कि यहाँ पर इस बहस का मकसद इतना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उनके साथ जो बेंजीन का ताल्लुक है वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन विद न्यूक्लियोफाइल इज नॉट सो अप्रोप्रिएट और इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब आते हैं दूसरी तरफ वो क्या है? वो हमारे पास एक और चीज है और वो है इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसकी तरफ बेंजीन के ये वाले इलेक्ट्रॉन कोई भी, यानी पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा कि बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो पाई बॉन्ड की वजह से है, तो पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर सकते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल पर। ये पॉसिबल है। इस तरह बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा। तो अब आपने दो चीजें सीख ली कि बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और इसको हम बोलते हैं ये सब्स्टिट्यूशन भी है। जबकि अगर रिएक्शन क्या होते? न्यूक्लियोफिलिक होते, नेगेटिव चार्ज आते, तो फिर बेंजीन का अपना स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होता और एडिशन रिएक्शन होने के चांसेस थे। बहरहाल इस तरह की एक्टिविटी जो है हमारी बुक में एक्सप्लेन नहीं हुई भी है अभी फिलहाल। अभी जो हम सीखे हैं वो इतनी सी बात है कि बेंजीन देता है सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, और इसी चीज पर हमारी बहस होगी कि किस तरह से बेंजीन रिएक्ट करेगा। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जैसे भी मैं समझा कर आया हूं कि इलेक्ट्रोफाइल का होना इंतहाई जरूरी है। तो सबसे पहला आपने काम अपने दिमाग में ये लेकर आना है कि बेंजीन ने अगर रिएक्शन शो करना है तो उसके पास एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो इलेक्ट्रोफाइल की जो जनरेशन है, यानी ये पैदा होता है, ये कैसे पैदा होता है, इसके बारे में हमारा सवाल होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। तो हमारी बुक में बेसिकली तरीकाकार ये रखा गया है कि आपके पास एक आयरन है, यानी आयरन का रिएक्शन करना है आपने किसी भी हैलोजन के साथ। सपोज कीजिए मैं जनरली लिख रहा हूं X2 यानी Cl2Br2, और वो रिएक्शन हो जाने के बाद बन जाएगा FeX2, या यूं बोल लीजिए FeX, बल्कि यूं बोले F। ये बेटा एक आयरन होता है फेरस और एक होता है फेरिक, ये हमारे पास क्या होगा? फेरिक है। तो आप FeX3 लिखें इस जगह पर। तो ये भी बाजूकत बुक्स पे लिखा होता है कि पहले FeX2 बनता है, फिर FeX3 बनता है, फिर FeX4 बनता है। बहरहाल आपकी बुक में Fe plus X2 will give you FeX3। बैलेंस आप कर सकते हैं, आयरन के साथ 2 लगेगा, X के साथ 3 लगेगा, और बस। अच्छा, ये तो कोई इतना इशू नहीं था। ये रिएक्शन असल में एक तरह का बैक पर होने वाला रिएक्शन है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यानी अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि ये जो हमारे पास FeX3 है ये अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन अब हमारा असल मकसद क्या है? वो जो हमने भी कहा कि ये जो बल्कि इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन है ये कैसे होगी, तो वो यही FeX3 से होगी। अब आप अपने रिएक्शन की तरफ आए। सपोज कीजिए हमारे पास FeX3 मौजूद है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करना है एक हैलोजन से। ये हैलोजन खास होगा। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक बेंजीन है। इस बेंजीन का हम रिएक्शन करना चाहते हैं सपोज कीजिए Cl2 से या Br2 से। तो अब यही जो Cl2 है वो यहाँ पर जनरली मैं X2 की शक्ल में राइट कर रहा हूँ। हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का तरीका कार है उसमें पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप हमारे पास ये है। जब आप ऐसे करोगे या आप ऐसे लिख लो, अगर आपको ये बात समझना है, X2 लिखा था, X2 को ऐसे ही लिखें, यानी एक X दूसरे X से अलग करके लिख लें। अब एक X आप इसके साथ मिला दें। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो कुछ यूं भी सोच सकते हैं कि ये एक X पॉजिटिव है और एक X नेगेटिव है, ठीक है।
ये भी सोच सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो हमारे पास एक X है ना, वो कहाँ चला जाएगा, आयरन के पास, यानी FeX3 के पास। जो आपने लेके जाना है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली यही इस पर अटैक करता है। तो अटैक नहीं दिखाना बस आपने अब ये दिखाना है कि आपके पास पहले FeX3 था, यानी FeCl3 यूं समझ लीजिए, और उसके पास एक X और आ गया है। बुक ने से लिखा है FeX4, चूंकि नेगेटिव वाला आया है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, या यूं भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी किताब की तरह कहा, FeX4 नेगेटिव। अब जो दूसरी चीज बच गई वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 7 वाली, जो कि यहां पर नजर आ रही है। ठीक है, मतलब X पॉजिटिव, यही X पॉजिटिव आपने यहां पर भी लिखना है। मैं यहां लिख रहा हूं X पॉजिटिव, और यही X पॉजिटिव आपके पास वो इलेक्ट्रोफाइल है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। ठीक है जी। अगर अब हम क्या करते हैं, ये वाली बात याद रहे कि ये पॉजिटिव हिस्सा है और ये आपके पास नेगेटिव हिस्सा है, चाहे ऊपर वाले तस्वर कर लें या नीचे वाले तस्वर कर लें, ये दो चीजें रहनी चाहिए। ये नहीं आप करेंगे कि बस हमने ये बना लिया अब इसकी जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं और कुछ थोड़ा सा यूं समझ लेते हैं कि यही रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम इस रिएक्शन को स्पेसिफिक कर लें। तो आपने क्या कर देना है, जहां जहां X लिखा है वहां वहां आपने खत्म कर देना है, और उस X की जगह पर आप क्या लगाएंगे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई हैलोजन लगा देंगे। तो हम हैलोजन लगाते हैं। सपोज कीजिए जो हमारा हैलोजन है वो हम रख लेते हैं क्लोरीन। तो यहां पर क्या बन जाएगा, FeCl3, यहाँ बल्कि ये शुरुआत का हिस्सा है, तो यहां पर आप लगाएंगे Fe और यहां लगाएंगे Cl2, ये बन जाएगा FeCl3। ठीक है जी। और फिर इसके बाद बैलेंस भी करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको 2Fe + 3Cl2, और यहां भी लगाएं बेटा 2FeCl3। ठीक है जी। पहले भी बैलेंस ऐसे करेंगे, फिर क्योंकि हमारी जगह पर Cl लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा Cl लगेगा, इधर भी हम Cl लगाएंगे। और एक चीज जगह रह गई है, ये जो बनाया था मतलब आपने FeCl3, यही FeCl3 यहाँ पर है। अब ये क्या बन जाएगा, FeCl4। चाहे उसको ऐसे लिखे जैसे ऊपर लिखा है, चाहे यहाँ लिख लें, और यहाँ पर भी इसी तरीके से Cl आ जाएगा। तो आपने देखा जनरल जो मैकेनिज्म था अब वो स्पेसिफिक हो गया है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्लोरीन बन चुका है, यानी क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन विद पॉजिटिव चार्ज। और इसको हम जनरली राइट कर सकते थे अगर यहाँ पे X लिखते हेलोजिनोनियम आयन के थ्रू। ठीक है, क्लोरोनियम आयन भी बोल सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं बोला जाता, लेकिन जनरली बोल देते हैं हेलोजिनोनियम, हेलोजन लिखकर ओनियम लिख दीजिएगा तो हेलोजिनोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली बात क्या है कि पहला हमारा मकसद था कि हम प्रोड्यूस करें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो तो हमारे पास हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया, अब जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, इसका रिएक्शन करना है बेंजीन के साथ। तो हम बेंजीन से इसका रिएक्शन करते हैं। एक बात आपने बिल्कुल दिमाग में रखनी है, जैसे मैंने भी कहा कि ये दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का काम होगा। तो बहरहाल अब आपको थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म के थ्रू लेके चलते हैं। ये याद रखिएगा FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव आपके पास एज इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखें भाई, ये हमारे पास वो बेंजीन है जिससे हमने रिएक्शन करना है, ये हमारे पास वो बॉन्ड है और उनके इलेक्ट्रॉन जो काम आएंगे। याद रखें फार्मूला है बेंजीन का C6H6, यानी हर एक कार्बन के, अगर यहां पर कार्बन है तो मान लीजिए यहां पर एक कार्बन है तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी है। मैंने फिलहाल एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को यहां मेंशन किया है, वरना हर जगह पर एक ही जैसा तस्वर पाया जाता है, यानी हर कार्बन के साथ एक H होता है। अब आपके पास क्या है,
अब आपके पास आ रहा है जी वही जिससे आपने रिएक्शन कराना है, और वो है Cl पॉजिटिव। यानी Cl पॉजिटिव आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होगा। ये कैसे होगा? देखो भाई, ये जो कार्बन है, यही वाला कार्बन, ये कार्बन कहेगा कि ऐसा करो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तुम रख लो, और इस तरह से तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। क्लोरीन कहेगा हाँ ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रहे कि बेंजीन का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं यहां पर आपको एक अलग कलर में दिखा देता हूं, ये वाला इस कार्बन के पास ही रहेगा। चलो देखते हैं भाई अब क्या बना फिर। ये आपके पास बेंजीन, ये वो हिस्सा तो तब्दील नहीं होगा। अब जो तब्दील हुआ है उसके बारे में बहस करते हैं। ये हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये आपके पास ये एक बॉन्ड है जिसके जरिए से क्लोरीन आकर अटैच हो गया है, और इसमें वही दो इलेक्ट्रॉन है जो हमने पहले भी लिए थे। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से आया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हमने ऑरेंज कलर में दिखाया था वो कार्बन का यहाँ मौजूद है। तो आपने देखा कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। जबकि पुरानी बात वो ये कि हाइड्रोजन अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और एक नुकसान हुआ इस वाले कार्बन को, वो ये कि इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया रेड वाला, तो इस कार्बन पर आपने चार्ज डालना है पॉजिटिव। तो ये आपने बनाना है, दैट इज कॉल्ड बेंजोनियम आइन। ठीक है ना, बेंजीनोनियम आइन ऐसे बोलना है। तो बेंजोन यानी बेंजीनोनियम आइन, अब ये तो बन गया पर ये है अनस्टेबल। अब फिर ये क्या करेगा? इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा आपको। किससे? देखो भाई, अब तक हमने क्या इस्तेमाल किया? अभी तक हमने इस्तेमाल किया है क्लोरीन। ये क्लोरीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल आया था, तो ये देखो ये आपके पास वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपने इस्तेमाल करना है ये वाला हिस्सा जो कि FeCl4 है। तो भाई FeCl4 के पास लेकर आते हैं। इससे पहले हम ऐसा करते हैं, अपना जो ये प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट भी ले चलते हैं। ये रेडी। और वो जो बच गया था, क्या बच गया था भाई? FeCl4। ये FeCl4 भी नेगेटिव आयन लेकर आते हैं। FeCl4 मैं जरा इसको यूं लिख देता हूं, FeCl3Cl। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? नेगेटिव पार्ट। जैसे मैंने पहले भी आपको लिख के दिखाया था, मैंने कहा चाहे ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी है। तो मैंने वैसे लिखा है, आप FeCl4 नेगेटिव लिख सकते हैं। अब करना क्या है? अब करना ये है कि ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा किस पर? इस हाइड्रोजन पर। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है? उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का खुद है, और दूसरा उसके पास कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर नजर नहीं आ रहे तो मैं इसको आपको दिखा देता हूं कि ये दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्लोरीन कहेगा कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन इजाफी है, हाइड्रोजन तुम ले लो, लेकिन तुम अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे आओ, छोड़ आओ। तो ऐसा ही होगा। अब क्या देखो क्या होने वाला है। अब कुछ ये होने वाला है कि आपके पास वही बेंजीन जो पहले था, ये दो बॉन्ड पहले भी थे, लेकिन अब जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड था वो बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया है, और वो ये रहा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है? H निकल गया है। वो H किसको मिला है? वो H मिला है, यानी ये वाला H किसको? Cl को। इस तरह HCl बना, और HCl के बनने के साथ साथ आपके पास एक चीज बच गई, दैट इज FeCl3।
ये रहा वो FeCl3 जो कि आजाद है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो हमें यहाँ पर दिखानी है और वो है एडिशन ऑफ द क्लोरीन। तो एक्चुअली ये एडिशन ऑफ क्लोरीन नहीं हुआ बल्कि ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अगर मैं आपको एक छोटे से स्टेप में ये बात समझाने की कोशिश करूं तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहां देखते हैं, हुआ ये है कि ये आपके पास वो बेंजीन है जिसके साथ आपने रिएक्शन करवाया Cl2 का, और आपने क्या इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया FeCl3। अगर गौर करें शुरू में क्या था FeCl3, ठीक है ना, उससे फिर हमने ये दो चीजें बना ली और फिर हमने इनमें से पहले क्लोरीन का इस्तेमाल किया, फिर FeCl4 का इस्तेमाल किया, ठीक है। और इस्तेमाल करने के बाद हमने देखा कि FeCl3 दोबारा बन गया। ये देखें FeCl3 दोबारा बना हुआ है यहाँ पर। तो FeCl3 चूंकि रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल होता है और फिर वापस बन भी जाता है, इसलिए इसको मैंने एरो पे लिखा है। और फिर क्या बना आगे देखो, ये हमारे पास बेंजीन है, इसका H आपने निकाल दिया और उसकी जगह पर Cl2 में से यानी यहां से एक Cl आपने अंदर रख दिया और एक Cl H को दे दिया। इस तरह आपने देखा कि क्या हुआ है, क्लोरीन जो कि यहाँ पर किस शक्ल में आया था, इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में आया था, उसने क्या किया, उसने एक H को निकाला और दूसरे क्लोरीन यानी एक जो पॉजिटिव क्लोरीन है उसने एक्चुअली हाइड्रोजन को निकाला। तो हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को निकाल कर उसकी जगह ले ले, पहले यहाँ पर S था, अब यहाँ पे Cl है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल जब दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को निकाल कर उसकी जगह ले ले तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यही बेंजीन देता है, क्या देता है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यही मैंने आपको शुरू में कहा था कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन तो दे सकता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के साथ या इलेक्ट्रोफाइल के साथ, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता। और यही बात मैंने आपको इस रिएक्शन में भी समझा दी है। अब अगर हमारी बुक ने क्या किया हुआ है, एक दफा इसी रिएक्शन को लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने Cl नहीं लेना, मैंने इस जगह पे Br लेना है, तो आप Br2 ले लो और एक H Br को दे दो और एक Br बेंजीन के साथ लगा दो। जो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना है वो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं। बाकी FeCl3 एरो पे लिखें और साथ कुछ हीट, या आपकी बुक इसका लिखती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने इसे गर्म करना है। ये थे सिंपल से रिएक्शन। उम्मीद है कि ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके से मजीद रिएक्शन करना चाहें तो मजीद रिएक्शन भी कर सकते हैं। मैंने ये ऐसा रिएक्शन किया है जिसमें बेंजीन का एक H निकलता है, बेंजीन का एक H निकल जाता है और इसकी जगह कुछ और आ जाता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपके पास बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो, जैसे मिसाल के तौर पर CH3, अब क्या होगा, अगर आपने रिएक्शन किया Cl2 के साथ तो होगा ये कि एक Cl अब H वहां से लेगा जो बेंजीन से बाहर है। तो देखो अब क्या होगा, बेंजीन अपनी जगह वैसे का वैसा ही और आने वाला क्लोरीन ऊपर CH3 में से एक H निकाल कर उसके साथ आ लगेगा। इस तरह आपके पास एक और नया कंपाउंड बन जाएगा यानी बेंजाइल क्लोराइड। तो आपको याद होगा ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है कि जब CH4 का रिएक्शन करवाते थे क्लोरीन के साथ तो एक H निकल जाता था और वहां पर बनता था HCl, फिर दोबारा रिएक्शन करते थे तो फिर CH2Cl2 और फिर एक रिएक्शन करते थे तो CHCl3 और फिर मजीद क्लोरीन रिएक्शन करते थे तो बनता था CCl4। तो बिल्कुल यहां पर भी ऐसा है, लेकिन इस कंडीशन के ऊपर यानी बेंजीन के ऊपर कभी CH4 नहीं आ सकता, तो CH3 में से एक H निकालते जाएंगे। ये हमारी बुक ने भी ऐसे करके दिया है। तो बहरहाल जब CH3 साथ लगा होता है तो इसको बोलते हैं टॉलीन, ठीक है। और अगर जैसे मैंने भी बोला है कि अगर एक H निकाल कर Cl लगा दो तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है। और अगर
मिसाल के तौर पर आपने वो H भी निकाल दिया, मतलब एक H निकाला और बनाया CH2Cl, फिर आपने बनाया मिसाल के तौर पर एक H और निकल गया, CHCl3 बन गया, तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो थोड़ा फर्क है, जरा ये आपको समझ में आ जाएगा, अपनी बुक पे देखते जाएंगे। और सारे ही H निकाल दें तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूं होगा, यानी CH सारे निकल गए और 3 ही H मैक्सिमम हो सकते हैं जैसे दिखाया गया है, तो क्लोरीन भी 3 इनको रिप्लेस कर पाएंगे। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड तकरीबन ये ऐसा स्ट्रक्चर, यानी ये जो नाम दिए हैं ये सारे आपको कॉमन नेम बताए गए हैं। बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजाइल, बेंजाल और बेंजो, ये आपके पास बिल तरतीब एक एक H कम करके बताया गया है। ये भी बुक में एक जगह पे रिएक्शन लिख दिया गया है। बुक में एक जगह पर मजीद भी अहम बात लिखी गई है, वो भी साथ साथ ऐड करते जाते हैं, अपनी बुक से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगी। वो इस तरीके से कि ये जो आपके पास कंपाउंड है, कौन सा वाला Cl, इसको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये लिखा हुआ भी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बेस भी बोलते हैं। तो अगर आप एक जनरल रिएक्शन करना चाहो तो जनरल रिएक्शन कुछ ऐसे भी किया जा सकता है। कैसे? आप लिख दो इस Cl की जगह पर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। और जब आप रिएक्शन कर लो तो हर Cl की जगह पर बस आपने क्या लगाना है? इलेक्ट्रोफाइल। जहां पॉजिटिव है वह पॉजिटिव, जहां पर नहीं है वहां पर नहीं लगाना। आजाद हालत में लगेगा पॉजिटिव जैसे ये लगा हुआ है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में नहीं लगेगा जैसे यहां नहीं लगा हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है ना आपके पास, इसका नाम रख दीजिएगा बेस। जब बेस आएगा तो फिर क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीटेड रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो ये बेशक आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर लिख सकते हैं, जब भी जनरल रिएक्शन लिख रहे होंगे तो X लिख देंगे और FeCl3 की जगह पर FeX3 लिख देंगे। मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि इस वाले क्लोरीन की जगह पर इलेक्ट्रोफाइल और जो दूसरा हमारे पास क्लोरीन है, यानी ये जो हम निकालेंगे इसकी जगह पर X। तो जनरल रिएक्शन इस तरह कंप्लीट किया जा सकता है। यानी अब दो किस्म के जनरल रिएक्शन हो गए। एक में हमने इस्तेमाल किया बकाया तौर पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर जो हमने इस्तेमाल किया वो हमने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोफाइल को बतौर ऐसे। तो दो तरह जनरल रिएक्शन हो जाते हैं। और एक जगह पर हमने इस्तेमाल किया FeX3 या FeX4 नेगेटिव, और दूसरी जगह पे मैं ऐसे लिखता हूं, और दूसरी जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसी की जगह पर बेस। तो ये भी आपके पास रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है जी। जनरल रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन आपके लिए सबसे अहम रिएक्शन यही था जो मैंने इस पेज पर करवाया आपको, ताकि पता चल जाए कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अब अगर आपने ये ऐसा प्रैक्टिस किया, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें बेटा, आज कल देखिएगा जब हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे तो यही रिएक्शन वापस करेंगे। बस फर्क ये होगा कि आज इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास है वो हमने हैलोजन रखा है, और नेक्स्ट के अंदर हो सकता है वो नाइट्रेशन की जाए, सल्फोनेशन की जाए, तो वहां पर भी बस इलेक्ट्रोफाइल चेंज करेंगे, जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको इसमें आगे हो गई। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा राइट कर दीजिएगा, तो वहां पे आपको समझा देंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।